हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां पर भारत की वायु रक्षा प्रणाली होगी अब और भी मजबूत। बताएंगे दोस्तों, इसी दिन आने वाला है रशिया से S-400 का तीसरा स्क्वाड्रॉन। जी हाँ दोस्तों, रशिया फिर भेजने वाला है भारत तीसरी खेप। बताएंगे बड़ी खबर आपको आखिर कब मिलने वाला है, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहाँ खाने को पैसे नहीं और भारत से पंगा। जी हाँ, पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक ने खुद शहबाज शरीफ सरकार को लगाई फटकार। जी हाँ, भारत से ले रहे थे पंगा। बताएंगे दोस्तों, अपने ही घर में गिर गए शहबाज शरीफ। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर बहुत बड़ी और अहम जानकारी बताएंगे आधार कार्ड को लेकर, जहां पर 10 साल पहले जिसने भी बनवाया था आधार कार्ड, उसके लिए बहुत जरूरी खबर है दोस्तों। और आधार पैन से भी जुड़ी बड़ी खबर है, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अपने भारत देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारतीय सेनाओं और भारत की विदेश नीति का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो का भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहां पर भारत की वायु रक्षा प्रणाली होगी अब और भी मजबूत। जनवरी फरवरी में रशिया भेजेगा S-400 का तीसरा स्क्वाड्रॉन। जी हाँ दोस्तों, रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के बावजूद भारत को रशिया से S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की तीसरी खेप अगले साल जनवरी से फरवरी तक में मिलनी शुरू हो जाएगी। रक्षा सूत्रों ने इसके बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि भारतीय दल सहित वायुसेना के जवान उपकरणों के लिए इस समय रशिया में हैं। ऐसे में S-400 मिसाइल रक्षा प्रणाली की तीसरी खेप की आपूर्ति तय समय सीमा में करने की योजना है। गौरतलब है कि बीते साल दिसंबर में रशिया से मिले मिसाइल डिफेंस सिस्टम की पहली खेप को सेना ने पंजाब सेक्टर में तैनात किया था। भारत के खेमे में शामिल इस रूसी वायु रक्षा प्रणाली से दुनिया भर के तमाम देश खौफ खाते हैं। ये एक प्रकार का एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के एयरक्राफ्ट को आसमान में ही गिरा सकता है। जी हाँ दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि तीसरी खेप की आपूर्ति के संबंध में भुगतान अमेरिका के काटसा कानून से बचने के लिए विशेष तरीके से करना है। पहले 2 खेपों की आपूर्ति के दौरान भुगतान के इस पहलू को सुलझाने के लिए कौन से चैनल का प्रयोग किया गया है, अधिकारियों ने इसका बड़ा खुलासा नहीं किया है। और ऐसे में दोस्तों, अपने भारत को मिलने वाले इस S-400 की तीसरी खेप के लिए रशिया को धन्यवाद आप लोग जरूर कहिएगा, और अपनी भारतीय सेनाओं को ऑल द बेस्ट कह दीजिएगा दोस्तों इसके इस्तेमाल के लिए। लेकिन दोस्तों, ऐसे में ही देखा जाता है कि भारत का भरोसेमंद दोस्त कौन है, क्योंकि एक तो रशिया खुद परेशान है यूक्रेन को लेकर। दोस्तों यूक्रेन के साथ झड़प चल रही है, उसके बावजूद भी रशिया ने भारत की केयर की है। दोस्तों भारत को यह मिसाइल सिस्टम पहुंचाने के लिए डेट फिक्स किया है। ऐसे में दोस्तों वाकई में यह दिखाता है कि भारत को लेकर रशिया के रिश्ते काफी अहम है। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या राय होगी रशिया को लेकर, बताइएगा जरूर। भारत और रशिया के संबंधों को लेकर दोस्तों बात करेगा और बड़ी खबर की, जहां पर पाकिस्तान के पास खाने को पैसे नहीं और भारत से पंगा। जी हाँ, खुद पाकिस्तानी केंद्रीय बैंक ने शहबाज शरीफ सरकार को लगाई फटकार। बता दें, भीषण नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक ने कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को तरजीह देने के लिए शहबाज शरीफ सरकार की आलोचना की है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान बोले तो SBP ने हाल ही में जारी अपनी वार्षिक रिपोर्ट में कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय अनुभव के बार बार बताया है कि जो देश कीमत और वित्तीय स्थिरता को दांव पर लगाकर वृद्धि को प्राथमिकता देते हैं, वे वृद्धि को बरकरार नहीं रख पाते हैं। पाकिस्तान सरकार इसके बावजूद आर्थिक हितों को ध्यान में न रखते हुए एक के बाद एक फैसले ले रही है। पाकिस्तान में विदेशी मुद्रा भंडार लगातार खतरे के निशान से नीचे बना हुआ है, तो वहीं पाकिस्तान के नौसिखिए विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी पड़ोसी देश भारत से रिश्ते सुधारने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर संबंधों को और बिगाड़ आए हैं। जी हाँ दोस्तों, डॉन न्यूज में प्रकाशित एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय बैंक ने कहा है कि ऐसी स्थिति में देशों को बार बार आर्थिक वृद्धि के बाद आर्थिक संकट का सामना करना पड़ता है। गौरतलब है कि पाकिस्तान इस समय गहरे नकदी संकट से जूझ रहा है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के नेतृत्व वाली वर्तमान सरकार ने वित्त वर्ष 2023 के लिए वृद्धि पर ध्यान केंद्रित करने से परहेज किया है। जी हाँ दोस्तों, अब ऐसे में देखा आपने दोस्तों, खाने को पैसे नहीं है पाकिस्तान के पास, लेकिन फिर भी भारत से पंगा लेने की कोशिश करता है। और जुबान कैंची की तरह जिस प्रकार से चलती है और भारत को लेकर विरोध में जिस प्रकार से दोस्तों पाकिस्तान रहता है, ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान के बर्बादी वाले लक्षण है दोस्तों। और इसी वजह से पाकिस्तान आज अपने देश को संभाल नहीं पा रहा और गर्त में गिरता चला जा रहा है और उबरने की कोई आस ही नहीं। जी हाँ दोस्तों, आपको क्या लगता है दोस्तों, आप अपनी राय अवश्य दीजिए।
लीजिएगा, देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की जनता पाकिस्तान की सरकार के नेतृत्व को लेकर। साथ ही दोस्तों इतना ही नहीं, आपको बता दें पाकिस्तान में क्या है हालत। अभी पाकिस्तान में 125 रुपए किलो मिल रहा है आटा, गरीब आवाम को महंगाई की मार खिला रहे हैं ये शहबाज शरीफ सरकार। जी हाँ दोस्तों, कराची में आटे की कीमत 125 रुपए प्रति किलोग्राम तक पहुंच गया है। पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के आंकड़ों के अनुसार 20 किलोग्राम के आटे की बोरी थोक में 2500 रुपए की मिल रही है दोस्तों। और पिछले इसी हफ्ते बोरी की कीमत 2400 रुपए थी। जी हाँ, गेहूं, गैस और चावल के लिए तो पाकिस्तान में मारा मारी बची हुई है दोस्तों। और पाकिस्तान के प्राइवेट सेक्टर में काफी ज्यादा छटनी भी होती दिखाई दे रही है, बेरोजगार हो रहे हैं लोग। अब ऐसे में हमने आपको पूरे पाकिस्तान की स्थिति बता दी है दोस्तों, लेकिन एक कहावत है कि रस्सी जल गया पर बल नहीं गया दोस्तों, वही वाली स्थिति है पाकिस्तान की। आप लोग मानते कि नहीं बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें, जहां विपक्षी नेता ने दी भारतीय दूतावास को आग के हवाले करने की धमकी। एक्शन में मालदीव की सरकार। बता दें मालदीव ने शनिवार को माले में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाकर आगजनी और आतंकवाद भड़काने की कड़ी निंदा की है और कहा है कि सरकार खतरे की गंभीरता से जांच कर रही है। मालदीव की विपक्षी प्रोग्रेसिव पार्टी यानी पीपीएम के सदस्य अब्बास आदिल रिजा ने भारतीय दूतावास को आग के हवाले करने की धमकी दी थी। रिजा के आह्वान के बाद मालदीव सरकार ने बयान जारी किया है। मालदीव सरकार के आधिकारिक बयान में आगे कहा गया है कि स्थिति के संबंध में सभी आवश्यक सावधानी बरती जा रही है। जी हाँ, विदेश मंत्रालय के आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सरकार मालदीव में भारतीय उच्चायोग को निशाना बनाकर आगजनी और आतंकवाद भड़काने की कड़ी निंदा करती है। सरकार इस खतरे की बहुत गंभीरता से जांच कर रही है और अधिकारियों ने सभी आवश्यक एहतियाती कदम उठाए हैं। सरकार के अलावा मालदीव के सत्ताधारी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने भी आगजनी के लिए उकसाने के रिजा के आह्वान की निंदा की है, साथ ही साथ कड़े शब्दों में कार्रवाई करने को कहा। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों अब भारत इस पर क्या एक्शन लेता है वो देखने वाली बात होगी। बहरहाल बात करते हैं और खबर की, जहां पर पंजाब से 7 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है। इस हफ्ते 433 तलाशी अभियानों में 96 संदिग्धों को पकड़ा। जी हाँ दोस्तों, आतंक रोधी विभाग ने शनिवार को कहा है कि कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने पंजाब प्रांत में विभिन्न प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के 7 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। सीटीडी के प्रवक्ता के मुताबिक विभाग ने पूरे प्रांत में खुफिया आधारित अभियान चलाए और तहरीके तालिबान पाकिस्तान सहित विभिन्न संगठनों के 7 आतंकवादियों को गिरफ्तार किया। पाकिस्तान सरकार और टीटीपी के बीच हफ्तों तक संघर्ष विराम रहा, लेकिन संघर्ष विराम हटने के बाद से टीटीपी ने पाकिस्तान में फिर हमले तेज कर दिए। जी हाँ दोस्तों, बात करें और बड़ी खबर की, जहां भारत में 2 साल बाद भी अमेरिका का एक भी राजदूत नहीं। जो बाइडेन आखिर क्यों नहीं भेज पा रहे दोस्त के घर अपना दूत। जी हाँ, जो बाइडेन के राष्ट्रपति पद संभालने के बाद से अब 2 साल होने वाले हैं जब से भारत में अमेरिका के राजदूत नहीं है। यानी जो अमेरिका भारत को एशिया का सबसे खास स्ट्रेटेजिक पार्टनर मानता है, उसने पिछले 2 सालों से भारत में अपना राजदूत नहीं भेजा है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पिछले साल एरिक गारसेटी को भारत में राजदूत बनाने के लिए नॉमिनेट किया था, लेकिन सीनेट ने उसे रोक दिया था, जिसके बाद से भारत में अमेरिका ने भी अभी तक अपना राजदूत नहीं भेजा है। जी हाँ, एक्सपर्ट्स का कहना है कि चूंकि भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर जी कई सालों तक अलग अलग देशों में एम्बेसडर रह चुके हैं, जिसमें अमेरिका भी शामिल है, और उन्हें अमेरिका में किससे बात करनी है इसकी तमाम जानकारियां मालूम है। नहीं तो अमेरिका की जो व्यवस्था है और जो लॉबी है उसके जरिए जो बाइडेन प्रशासन तक पहुंचना भारत के लिए काफी मुश्किल होता है। तो वहीं यूएस फॉरेन सर्विस के प्रोफेशनल एसोसिएशन अमेरिकन फॉरेन सर्विस एसोसिएशन के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि एरिक गारसेटी का नॉमिनेशन सीनेट के सामने पिछले 16 महीनों से लंबित है। जी हाँ, अब देखना यह होगा दोस्तों कि क्या अब कोई एक्शन लेती है जो बाइडेन की सरकार राजदूत को लेकर, या जैसे चल रहा है वैसे ही चलता है। अगर ऐसा है दोस्तों तो काफी ज्यादा खर्चा भी अमेरिका बचा रहा है एक राजदूत पर। बात करेगा और खबर की, जहां कहीं भी छिप जाओ हम ढूंढ लेंगे। यूक्रेन में चुन चुन कर शिकार कर रहा रशिया। इन खास लोगों की बनाई लिस्ट बता दें, यूक्रेन में रूसी सेना एक खास पैटर्न के हिसाब से लोगों को चुन चुन कर मार रही है। उन्होंने इसके लिए कुछ लिस्टें बनाई हैं। लिस्ट में खास लोगों के नाम हैं। रूसी सेना खुफिया एजेंसियों के सहारे इन लोगों को पकड़ रही है और खत्म कर रही है। यूक्रेन पर हमला करने के बाद से रशिया लगातार कई क्षेत्रों पर कब्जा करने की कोशिश में है। मीडिया रिपोर्टों में दावा किया गया है कि रशिया ने यूक्रेन में जहां जहां पर कब्जा किया है वहां लाशों का अंबार लगा है। समाचार एजेंसी एसोसिएटेड प्रेस यानी एपी के जांच में पाया गया है कि रूसी सेना जानबूझकर एक व्यापक अभियान चला रही है जिसमें उन लोगों को पकड़ना शामिल है जो उसके लिए संभावित खतरा साबित हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर ईरान
ईरान खाड़ी देशों पर हमले की बहुत बड़ी योजना बना रहा, रशिया से मांगे सबसे खतरनाक हथियार। जी हाँ दोस्तों, ईरान खाड़ी देशों पर नए सिरे से हमले की योजना बना रहा है। इसके लिए उसने रूस से बेहतरीन हथियारों की आपूर्ति बढ़ाने की मांग की है। इजराइल के जासूस प्रमुख ने यह दावा शुक्रवार को किया। मोसाद खुफिया एजेंसी के प्रमुख डेविड बर्निया ने कहा है कि तेहरान शासन अपने परमाणु कार्यक्रम को अभूतपूर्व गति से आगे बढ़ा रहा है। बर्निया ने कहा कि हम ईरान के भविष्य के इरादों के खिलाफ चेतावनी देते हैं। वो रूस को उन्नत हथियारों की आपूर्ति करने के लिए कह रहा है, यूरेनियम संवर्धन परियोजना का विस्तार कर रहा है और अरब क्षेत्र में मुस्लिम देशों के खिलाफ अपने हमलों को तेज करने की प्लानिंग भी कर रहा है। जी हाँ, जासूस प्रमुख ने ईरानी शासन को निर्लज्ज बताया और कहा कि ईरान एक तरफ राजनयिकों को बातचीत के लिए वियना भेजता है तो दूसरी ओर दुनिया भर में निर्दोष लोगों को मारने के लिए ईरानी आतंकवादियों को भेजता है। जी हाँ, बात करेगा और खबर की जहां पर प्रतिबंध का बदला प्रतिबंध से। जी हाँ, चीन ने 2 अमेरिकी नागरिकों को किया बैन, तिब्बत को बताया देश का आंतरिक मामला। जी हाँ दोस्तों, तिब्बत में मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अमेरिका की ओर से दी गई कार्रवाई के जवाब में चीन ने 2 अमेरिकी नागरिकों पर प्रतिबंध लगा दिया है। धार्मिक एवं जातीय अल्पसंख्यकों से चीन के व्यवहार को लेकर उसका अमेरिका के साथ गतिरोध है। चीन के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि अमेरिकी नागरिकों टोड स्टीन और माइल्स यू माओ चून तथा उनके परिवार के सदस्यों पर चीन में प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा। उसने कहा कि चीन में मौजूद उनकी किसी भी संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा और चीन के अंदर उनके किसी भी व्यक्ति या संगठन से संपर्क पर प्रतिबंध रहेगा। नोटिस में कहा गया है कि यह कदम अमेरिका द्वारा तिब्बत मानवाधिकार मुद्दे के बहाने 2 चीनी नागरिकों पर प्रतिबंध लगाने के जवाब में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता माओ निंग ने कहा कि चीन इसे अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बुनियादी मानदंडों के उल्लंघन मानता है और वो उसी का जवाब दे रहा है। जी हाँ दोस्तों, चलते एक और बड़ी खबर की तरफ जहां पर तालिबान ने महिलाओं के घरेलू विदेशी एनजीओ में काम करने पर भी लगाया बैन। कहा सही से हिजाब नहीं पहनती हैं ये। जी हाँ, तालिबान सरकार ने महिलाओं के अधिकारों व स्वतंत्रता पर नकेल कसते हुए शनिवार को एक और नया फरमान जारी किया है। इस बार का फरमान घरेलू और विदेशी एनजीओ के लिए है। अब अफगानिस्तान में तालिबान ने महिलाओं के घरेलू और विदेशी एनजीओ में काम करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही सभी गैर सरकारी संगठनों यानी एनजीओ को महिला कर्मचारियों की भर्ती न करने का आदेश दिया। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक तालिबान ने सभी स्थानीय और विदेशी गैर सरकारी संगठनों को आदेश देते हुए कहा है कि वे किसी भी महिला कर्मचारी को अपने यहाँ काम पर आने न दें। यह आदेश तालिबान के अर्थव्यवस्था मंत्रालय ने जारी किया है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहाँ पर शेख हसीना एक बार फिर चुनी गई बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष। आखिर कब से है वो पार्टी की प्रमुख बता दें। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना शनिवार को लगातार 10वीं बार बांग्लादेश अवामी लीग की अध्यक्ष चुनी गई हैं। बांग्लादेश में सत्तारूढ़ अवामी लीग ने 2024 के आम चुनाव की तैयारियों के बीच शनिवार को प्रधानमंत्री शेख हसीना को पार्टी प्रमुख और ओबैदुल कादर को महासचिव चुना। अवामी लीग की 22वीं राष्ट्रीय परिषद में यह निर्णय लिया गया। जी हाँ, पार्टी सूत्रों के अनुसार अवामी लीग के वरिष्ठ नेता आमिर हुसैन अमू ने शनिवार को एक अन्य पार्षद द्वारा अनुमोदित परिषद सत्र में पार्टी अध्यक्ष के रूप में हसीना के नाम का प्रस्ताव रखा, जिसके बाद बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने निर्णय को स्वीकार किया। जी हाँ दोस्तों, 73 साल पुरानी अवामी लीग के संविधान के मुताबिक शेख हसीना अगले 3 वर्षों तक पार्टी का नेतृत्व करेंगे। ऐसे में दोस्तों शेख हसीना जी को कांग्रेचुलेट जरूर कह दीजिएगा आप लोग। बात करेगा और खबर की जहां कौन है आखिर भारतीय मूल के वो रिचर्ड वर्मा, जिन्हें जो बाइडेन ने अमेरिका में दे दी बहुत बड़ी जिम्मेदारी। जी हाँ, भारतीय अमेरिकी वकील राजनयिक रिचर्ड आर वर्मा को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने स्टेट डिपार्टमेंट में एक टॉप डिप्लोमेटिक पोस्ट के लिए नामित किया है। 54 वर्षीय वर्मा ने 16 जनवरी 2015 से 20 जनवरी 2017 तक भारत में अमेरिकी राजदूत के रूप में काम किया है। फिलहाल वो मास्टर कार्ड में मुख्य कानूनी अधिकारी और ग्लोबल पब्लिक पॉलिसी के प्रमुख हैं। अगर अमेरिकी सीनेट की तरफ से पुष्टि की जाती है तो विदेश मंत्री विभाग में प्रबंधन और संसाधन के डिप्टी सेक्रेटरी के रूप में भी वो काम करेंगे। ऐसे में इनको भी कांग्रेचुलेट आप लोग जरूर कह दीजिएगा। एक भारतीय नागरिक होने के नाते एक भारतीय मूल के नागरिक रिचर्ड वर्मा को लेकर दोस्तों बात करेगा और खबर की जहां पर अमेरिकी रक्षा विधेयक से चिढ़ा चाइना, लेकिन ताइवान ने जताई खुशी। बता दें, चीनी खतरे को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने के लिए अमेरिकी वार्षिक रक्षा व्यय की चीन ने आलोचना की है, जबकि ताइवान ने इस विधेयक का स्वागत करते हुए कहा है कि ये स्वयं शासित द्वीप के प्रति अमेरिका के समर्थन
समर्थन को प्रदर्शित करता है। चीनी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ऑनलाइन पोस्ट किए गए एक बयान में नए अमेरिकी कानून को एक गंभीर राजनीतिक उकसावा करार दिया है और कहा है कि यह चीन के आंतरिक मामलों में खुल्ला हस्तक्षेप है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने $858 अरब के रक्षा विधेयक पर शुक्रवार को हस्ताक्षर करके उसे कानून का रूप दे दिया। इसमें मुद्रास्फीति के प्रभाव को कम करने और चीन एवं रशिया के प्रति देश की सैन्य प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सांसदों से किए गए जो बाइडेन के वादे से $45 अरब अधिक शामिल है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर इमरान खान को अयोग्य ठहराने की याचिका पर अब लाहौर हाई कोर्ट करेगा सुनवाई। 3 सदस्यीय पीठ का गठन। जी हाँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी पीटीआई के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को तोशखाना मामले में अयोग्य ठहराए जाने से जुड़े केस में लाहौर हाई कोर्ट सुनवाई करेगा। इसके लिए कोर्ट ने एक पीठ का गठन किया है। जस्टिस भट्टी, जस्टिस आबिद अजीज शेख और जस्टिस साजिद महमूद सेठी के साथ 3 जजों की बेंच इसका नेतृत्व करेगी। हाई कोर्ट के मुख्य जज मोहम्मद अमीर भट्टी की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय पीठ 9 जनवरी को मामले की सुनवाई करेगी। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट ने तोशखाना मामले में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की अयोग्यता के खिलाफ याचिका पर सुनवाई के लिए एक बहुत बड़ी पीठ गठित करने को भी कहा था। जी हाँ दोस्तों, याचिका में कहा गया है कि पाकिस्तान का चुनाव आयोग कोर्ट नहीं है और ये किसी को अयोग्य नहीं ठहरा सकता। जी हाँ, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें जहां अमेरिका से बड़ी खबर, दाढ़ी और पगड़ी रखने वाले सिखों को यूएस मरीन में काम करने की मिली इजाजत, अदालत ने दे दिया आदेश। जी हाँ, अमेरिका की एक अदालत ने शुक्रवार को नौसैनिक को आदेश दिया है कि वे मरीन में भर्ती होने वाले सिखों को दाढ़ी और पगड़ी रखने की इजाजत दें। न्यायाधीशों ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि धार्मिक छूट की अनुमति देने से सामंजस्य कम होगा। अमेरिकी सेना, नौसेना, वायुसेना और तटरक्षक बल सभी पहले से ही सिख धर्म की धार्मिक मान्यताओं को समायोजित करते हैं। मरीन कॉर्प्स ने पिछले साल भर्ती परीक्षा पास करने वाले 3 सिखों को 13 सप्ताह के बुनियादी प्रशिक्षण के दौरान और युद्ध की संभावित अवधि के दौरान बाल रखने और पगड़ी बांधने के नियमों में छूट देने से इनकार कर दिया था। इस पर सिख सैनिकों ने कोर्ट का रुख किया था। वॉशिंगटन में यूएस कोर्ट ऑफ अपील्स की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने असहमति जताते हुए कहा कि मरीन ने कोई तर्क पेश नहीं किया कि दाढ़ी और पगड़ी सुरक्षा को प्रभावित करेगी या शारीरिक रूप से प्रशिक्षण को बाधित करेगी। और फाइनली दोस्तों, कोर्ट का जजमेंट आ चुका है और सिखों को दाढ़ी और पगड़ी रखने का आदेश दे दिया गया है, इजाजत मिल गई है। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां नॉर्थ कोरिया ने फिर दागी कम दूरी की 2 मिसाइल, साउथ कोरिया ने जताई चिंता। दरअसल सियोल की सेना ने कहा है कि उत्तर कोरिया ने शुक्रवार को 2 छोटी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ये प्रक्षेपण इस वर्ष उत्तर कोरिया द्वारा किए गए मिसाइल परीक्षणों में नया है। उत्तर कोरिया ने इस साल कई मिसाइल का प्रक्षेपण किया। इसमें पिछले महीने अपनी सबसे उन्नत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का प्रक्षेपण भी शामिल है। नवीनतम लॉन्च की सूचना दक्षिण कोरिया के संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ और जापान के तट रक्षक दोनों ने ही दी थी। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें जहां पर ट्रंप को नहीं मिलनी चाहिए राष्ट्रपति चुनाव की इजाजत, जांच कमेटी ने की कानून बनाने की मांग। जी हाँ दोस्तों, यूएस कैपिटल हिल हिंसा की जांच कर रहे पैनल ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आगामी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल होने की अनुमति कभी नहीं मिलनी चाहिए। 854 पन्नों की रिपोर्ट में कहा गया है कि पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आपराधिक रूप से 2020 के राष्ट्रपति चुनाव के वैध परिणाम पलटने की एक व्यापक साजिश रची और वो अपने समर्थकों को कैपिटल पर हमला करने से रोकने में भी नाकाम रहे। जी हाँ, हिंसा की जांच कर रहे पैनल के अध्यक्ष थॉम्पसन ने कहा कि हमारा देश एक हारे हुए राष्ट्रपति को लोकतांत्रिक संस्थानों में हिंसा भड़काकर खुद को एक सफल अत्याचारी में बदलने की अनुमति देने से बहुत दूर आ गया है। पैनल की रिपोर्ट में सांसदों द्वारा एक कानून बनाने की भी मांग की गई है जिससे ट्रंप व अन्य लोग जो विद्रोह में शामिल हुए उन्हें संघीय, राज्य या सैन्य पद को धारण करने से रोका जा सके। बात करें और खबर की दोस्तों, जहां पर चीन में 25 करोड़ लोगों को हुआ कोरोना, सरकारी डॉक्यूमेंट लीक, मच गया हड़कंप। जी हाँ दोस्तों, बहुत बड़ी खबर दोस्तों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आपको बता दें, चीन में कोरोना वायरस ने कोहराम मचा दिया है। रेडियो फ्री एशिया ने लीक सरकारी दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा है कि जीरो कोविड पॉलिसी के कमजोर होने के केवल 20 दिनों में ही चीन में 25 करोड़ से ज्यादा लोग कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। चीन के राष्ट्रीय स्वास्थ्य आयोग की 20 मिनट की बैठक में लीक हुए दस्तावेज के मुताबिक 1 से 20 दिसंबर के बीच 24.8 करोड़ लोग कोविड-19 से संक्रमित हुए, जो चीन की आबादी का 17.65% है। रेडियो फ्री एशिया
मीडिया के अनुसार 20 दिसंबर को सरकारी अधिकारियों द्वारा जारी किए गए कोविड मामलों के आंकड़े वास्तविकता से अलग हैं। एक वरिष्ठ चीनी पत्रकार ने गुरुवार को रेडियो फ्री एशिया को बताया कि दस्तावेज वास्तविक था और बैठक में भाग लेने वाले किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा लीक किया गया था जो जानबूझकर और सार्वजनिक हित में काम कर रहा था। नए आंकड़े के सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है। कोरोना को लेकर फिर से सख्ती लागू की जा रही है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में चाइना का अगर ये वास्तविकता में ये ऐसा हुआ है दोस्तों, तो वाकई में ये सबसे बड़े और बेहद चौंकाने वाला मामला और घटना है दोस्तों। ऐसे में आपको बता दें कि हमारी भारत सरकार पहले से ही अलर्ट हो चुकी है दोस्तों, और स्वास्थ्य विभाग ने राज्यों को फिर एक बार नई चिट्ठी भेजी है। क्या भारत देश में भी हो सकता है कोरोना का विस्फोट? बता दें, चीन और अन्य देशों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए भारत सरकार अलर्ट मोड में है। देश में कोरोना की रफ्तार अभी धीमी है, लेकिन आने वाले समय में स्थिति काबू में रहे, इसीलिए तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। इस क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने राज्यों को स्वास्थ्य से जुड़ी जरूरी दिशा निर्देशों के साथ एक और चिट्ठी लिखी है। इससे पहले देश भर के सभी स्वास्थ्य संस्थानों में 27 दिसंबर को मॉक ड्रिल आयोजित करने के बारे में भी कहा गया है। जी हाँ दोस्तों, और स्वास्थ्य सचिव की जो ये नई चिट्ठी है दोस्तों, जो राज्यों को भेजी गई है, उसमें मुख्य जरूरी बातें क्या है वो हमने स्क्रीन पर दे दिया है, आप पढ़ पा रहे होंगे दोस्तों। और ऐसे में आप सभी से हमारी टीम की ओर से निवेदन है, कृपया करके इस कोविड के समय में दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, पूरी सावधानी बरतिएगा, क्योंकि समय काफी खराब चल रहा है और कब क्या हो जाए ये किसी को मालूम नहीं। और नया साल के जश्न में दोस्तों अपने हेल्थ को आप लोग मत भूलिएगा, अपना ख्याल अवश्य रखिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर राहुल के बयान पर भाजपा का तंज कहा, टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ चलकर कैसे फैला सकते हैं ये प्यार। जी हाँ, राजधानी दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान लाल किले से राहुल गांधी के संबोधन को लेकर भाजपा हमलावर हो गई है। भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा है कि राहुल गांधी प्यार फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि लाल किले से अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने भाजपा पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाया था। उन्होंने कहा था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्हें कहीं भी नफरत या हिंसा नहीं दिखी, मगर मैं जब भी न्यूज चैनल खोलता हूं तो हमेशा नफरत हिंसा ही दिखाई देती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये आपका ध्यान इधर से उधर लेकर जाना चाहते हैं। जो सच्चे मुद्दे हैं उस पर आपका ध्यान गलती से भी नहीं चला जाए। जी हाँ, राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी प्यार फैलाने की बात कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ ऐसे लोग भी आ रहे हैं जो भारत को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान अलग अलग जगहों पर टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग उनके साथ चले, उनके साथ चलकर राहुल गांधी आखिर प्यार कैसे फैला सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में रविशंकर प्रसाद जी के इस कटाक्ष का क्या आप समर्थन करेंगे दोस्तों? क्या लगता है आपको, क्या सही कहा इन्होंने? अपनी राय सुझाव आप लोग जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें, जहां पर 31 मार्च 2023 के बाद आधार से गैर लिंक पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। आयकर विभाग ने जारी कर दी है एडवाइजरी। सबसे पहले आपको ये खबर बता दें, आयकर विभाग ने शनिवार को परामर्श जारी किया है कि जो पैन कार्ड अगले साल मार्च के अंत तक आधार से नहीं जुड़ेंगे उन्हें निष्क्रिय कर दिया जाएगा। आयकर विभाग ने एक सार्वजनिक परामर्श में कहा कि आधार से पैन लिंक करना अनिवार्य है, वो जरूरी है, देरी ना करें, इसे आज ही लिंक करें। आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार सभी पैन धारकों के लिए जो छूट श्रेणी में नहीं आते हैं उन्हें 31 मार्च 2023 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ना अनिवार्य है। जी हाँ, 1 अप्रैल 2023 से आधार से अनलिंक पैन निष्क्रिय हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और साथ ही बता दें आपको, जिन्होंने अपना आधार कार्ड आज से 10 साल पहले बनवाया था दोस्तों, यानी शुरू में आधार कार्ड बनवाया था, उन सब के लिए ये बड़ी खबर है। UIDAI का बहुत बड़ा अपडेट है दोस्तों। आपको बता दें, बयान में कहा गया है कि जिन निवासियों ने अपना आधार कार्ड 10 साल पहले बनवाया था और उसके बाद इन वर्षों में कभी भी उन्होंने उसे अपडेट नहीं किया है और वैसा का वैसा ही है, तो ऐसे आधार धारकों को अपने दस्तावेजों को अपडेट करना चाहिए। पिछले 1 दशक में आधार संख्या भारत में निवासियों की पहचान के लिए एक स्वीकृत प्रमाण के तौर पर उभरी है। केंद्र सरकार की तरफ से संचालित 319 योजनाओं सहित कुल 1100 से अधिक सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों में आधार को पहचान के रूप में स्वीकार किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, वैसे में कितने भाई बहन ऐसे हैं जो इस खबर को देख रहे हैं, उनका आधार कार्ड आज से 10 साल पहले बना था? बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ दोस्तों, ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों।
और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। तो मिलते हैं आप अगली बड़ी खबर में दोस्तों, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ देने के लिए, साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।